पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन सीरीज में क्लास नंबर 2 हम लोग करेंगे। इतिहास यानी कि हिस्ट्री में कवर कर रहा है हमको आज पैलेलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, इससे संबंधित तथ्य और इनकी साइट्स। ज्योग्राफी भूगोल में हिमालय पर्वतमाला के बारे में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको स्टडी करेंगे। और पॉलिटी, राज्य में संविधान सभा और संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में और विभिन्न फैक्ट्स इससे एसोसिएटेड। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट कैसे आपस में संबंधित हैं, लैफर कर्व क्या होता है, कुजनेट्स कर्व ऑफ इनइक्वालिटी एंड कुजनेट्स कर्व ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से जो है इन कर्व से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में हम लोगों को देखना है इसमें पर्यावरण की विशेषता, अन्य तथ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या आता है। तो आइए यहाँ पर रिवीजन शुरू करते हैं। साइंस का जो सेक्शन है वो आगे आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा, इसी में साइंस अलग से नहीं बता रहे हैं। हिस्ट्री में जो आज रिवीजन हम लोग करना है इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रफली हम लोग बांटते हैं हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री में 3 स्टेजेस हैं, पैलेलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, जिसको हम लोग पैलेलिथिक पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक नव पाषाण काल। अब पैलेलिथिक पीरियड में भी 3 फर्दर डिविजन्स होते हैं, लोअर पैलेलिथिक पीरियड, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड और अपर पैलेलिथिक पीरियड। ठीक है, इस तरीके से। और प्रोटो हिस्टरी में हम लोग पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। अब पैलेलिथिक मीजोलिथिक पीरियड में जो मेजर डिफरेंसेस हैं इसको हम लोग को स्टडी करना है, और मेजर जो साइट्स हैं उससे संबंध में कुछ सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। 2023 का यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स जो पेपर था मई मंथ में हुआ था, तो इसमें जो ये सवाल आया था कि आर्कियोलॉजिकल साइट और जो स्टेट में है उससे मिलाना है। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है पुरातात्विक स्थल वो किस काल संबंधित है, यानी कि नवपाषाण काल से हैं, मध्य पाषाण काल से हैं, इस तरीके से भी आ सकता है। यहाँ पे नवपाषाण काल लिखा हो, यहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल लिखा हो, उच्च पूरा पाषाण काल, फिर यहाँ पे नवपाषाण काल लिखा हो।
नवपाषाण और सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक स्थल हो सकता है। तो इस तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। दोनों तरीके के सवाल आप लेंगे। अभी जो फैक्ट्स हम बताने जा रहे हैं आपको, फिलहाल इसका आंसर अगर हम देखें तो निवासा, चिरकी निवासा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र का स्थल है। ईशमपुर ये आपका कर्नाटक में है। डिडवाना झील ये राजस्थान में, और गुडियाम की गुफाएं ये तमिलनाडु में है। ठीक है। अब हम पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन था, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस जनजाति का मतलब प्रजाति का जो ह्यूमन था, ज़्यादातर नोमैडिक होता था। यहाँ पर जो ह्यूमन था वो नोमैडिक होता था, यानी कि इधर उधर भटकने वाला, कोई परमानेंट सेटलमेंट में नहीं रहता था। यानी जो गुफा में रह करके अपना गुजर बसर नहीं करता था। जैसे मीजोलिथिक पीरियड में गुफाओं में मानव रहने लगा था, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में गुफाओं में रहने लगा था। नोमैडिक ह्यूमन हुआ करता था, इधर उधर भटकते रहना और हंटिंग और फूड गैदरिंग पे डिपेंड रहना। तो यहाँ पर जो औजार मिले हैं उसी से जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कौन किस कालखंड का है। इसमें जो औजार मिले हैं पैलियोलिथिक पीरियड में वो मिले हैं, जैसे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करें, पहले लोअर पैलियोलिथिक पीरियड होता है, फिर मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, फिर अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अब देखिए मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड को मेसोलिथिक से कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड जो है अलग है और मेसोलिथिक पीरियड अलग है। दो हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर और चॉपिंग टूल्स ये कहाँ से मिले हैं? ये आपके लोअर पैलियोलिथिक साइड से मिली है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड मिडिल और अपर से इस मामले में अलग है कि यहाँ पर कोई कब्रगाह या फिर बोरियल नहीं पाए गए हैं, यानी दफन नहीं किया जाता था यहाँ पर शवों को। पैलियोलिथिक पीरियड में मानव अपने शव को दफन नहीं करता था, मतलब अपने सगे संबंधियों के शवों को दफन नहीं करता था। जबकि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में क्या है कि आपको ब्लेड, ब्यूरिन, बोरर और फ्लेक टूल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्लेक टूल्स जो है एक इस पीरियड का फीचर है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का। ठीक है। तो फ्लेक टूल्स जो है इसको फ्लेक कल्चर भी कहा जाता है इस वजह से मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड को, क्योंकि इसमें फ्लेक टूल्स देखने को मिलते हैं। सिस्टमैटिक बोरियल यहाँ पर देखने को मिलता है, सिस्टमैटिक बोरियल के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है। और फिर और अच्छे तरीके के स्पेशलाइज्ड टूल्स, सिस्टमैटिक टूल्स देखने को मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। ब्लेड, ब्यूरिन टाइप के टूल्स देखने को मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक में। और मॉडर्न केव आर्ट जो है ये बनाना ह्यूमन ने शुरू कर दिया था अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। मॉडर्न केव आर्ट बनाना शुरू कर दिया था। इसका एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं केव आर्ट का, कहाँ पे? भीमबेटका में। भीमबेटका जो साइट है इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि इसमें प्री हिस्टोरिक संबंधित सारे आर्ट के एविडेंसेस मिले हैं। जैसे अपर पैलियोलिथिक पीरियड की आर्ट भी देखने को मिली है, मेसोलिथिक पीरियड की भी आर्ट देखने को मिली है इसमें। ठीक है। और आगे के पीरियड की, हिस्टोरिकल पीरियड की, चालकोलिथिक पीरियड की भी आर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है मध्य प्रदेश में। अब हमारे एग्जाम में जो आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पैलियोलिथिक पीरियड आपने पढ़ा तो इसकी साइट कौन कौन सी है? तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की जो साइट्स हैं वो ये हैं। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल की जो साइट्स है, सिंघी तालाब ये साइट कहाँ पे है? ये राजस्थान में। भीमबेटका और आदमगढ़ ये कहाँ पे है? लोअर पैलियोलिथिक साइट ये ललितपुर में भी उत्तर प्रदेश में, और पैसरा में है बिहार में। ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक साइट भी पैसरा है, और आपकी ये मेसोलिथिक पीरियड की भी साइट पैसरा है, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर कई सारे कालखंड के एविडेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे चिरकी नेवासा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, और नियोलिथिक पीरियड के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं चिरकी नेवासा में। हुंगासी और यदियापुर कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अतिरापक्कम तमिलनाडु में लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की साइट्स। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की साइट्स में जैसे डिडवाना झील जो एग्जाम में आया था 2023 में, डिडवाना और बूढ़ा पुष्कर घाटी में यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब झील के नीचे आपको देखने को मिलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के साइट्स। हिरन वैली, हिरन जो है किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। हिरन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। तो हिरन रिवर वैली में मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। पोटवार प्लेट्यू लोकेटेड बिटवीन इंदूस एंड झेलम रिवर, यहाँ पर भी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस। संघाव के जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पे लूनी रिवर सिस्टम में, और चिरकी नेवासा महाराष्ट्र में। जैसा मैंने आपको बताया कि चिरकी नेवासा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक एविडेंसेस, मिडिल पैलियोलिथिक एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, और नियोलिथिक एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। कालपी उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कालपी जरूर ध्यान रखिएगा। कालपी में मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस
और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस कहाँ पर, ललितपुर में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस के बारे में अगर बात कर लें, अपर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस, अपर पैलियोलिथिक एविडेंस आपको रोहिणी हिल्स सिंध रीजन से मिलते हैं, चोपनी मांडो बिलान वैली में जो है, बिलान रिवर वैली में, और बागौर जो मध्य प्रदेश में वहाँ से, और पैसरा बिहार से, जैसे हमने बताया पैसरा में अपर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, और लोअर पैलियोलिथिक के भी और मेसोलिथिक के भी देखने को मिलते हैं पैसरा में, बिहार में। हावड़ा एंड खोवाई वैली इन त्रिपुरा, कुरनूल एंड मृक्षल चिंतामणि गावी जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी अपर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बात करें तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ से शुरू माना जा सकता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लार्ज स्केल पर तो न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत मेसोलिथिक पीरियड से मानी जाती है। मेसोलिथिक पीरियड से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का ज्ञान हो गया था मानव को। माइक्रोलिथ टूल्स इसकी विशेषता, माइक्रोलिथ टूल्स और मैक्रोलिथ टूल्स दोनों मिले हैं इसमें, और इसकी विशेषता है माइक्रोलिथ टूल्स। और न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, एग्रीकल्चर का पूरा ज्ञान यहाँ पर मानव ने प्राप्त कर लिया था। डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर यहाँ पर इकोनॉमिकल के सोर्सेस के रूप में मानव के उभर के आए थे, और मानव अपना जो जीवन एक शिकारी के रूप में जी रहा था, अब एक अनाज उत्पादक के रूप में जीने लगा था। अनाज उत्पादक जब किया तो अनाज को स्टोर करने के लिए पॉटरी की यानी बर्तनों की जरूरत पड़ी, तो उसने मिट्टी से बर्तन बनाए जिसको मृदभांड बोला जाता है। अलग अलग कालखंड के मृदभांड अलग अलग होते थे, उससे हमको जानकारी मिलती है। और टूल्स जो यहाँ पर पॉलिश्ड टूल्स यूज होने लगे थे यहाँ पर, यानी चमकदार अच्छे तरीके से तराशे हुए टूल्स, तराशे हुए। अगर हम बात करें ड्वेलिंग्स की, यानी कि मानव ने रहने के लिए एक जो है निवास स्थान बनाया था, जैसे केव ड्वेलिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आपको पिट ड्वेलिंग देखने को मिलती है। पिट यानी गर्तावास देखने को मिलते हैं, जैसे कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कश्मीर में देखने को मिलते हैं गर्तावास, बुरझोम में जैसे देखने को मिलते हैं, और आपको देखने को मिलते हैं डेक्कन रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में पिट ड्वेलिंग देखने को मिलती है। पिट ड्वेलिंग और कई सारी हट्स भी देखने को मिलती हैं, यानी कि झोपड़ियाँ, और गर्तावास भी देखने को मिलते हैं न्यूलिथिक पीरियड में। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की अगर बात करें तो केव पेंटिंग्स का यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ था। केव पेंटिंग्स एंड बीड मेकिंग और मूर्ति, जो मातृ देवी की प्रतिमा देखने को मिलती है इनाम गांव वगैरह से, मातृ देवी, तो ये सब प्रतिमाएं बनाना यहाँ मानव ने शुरू कर दिया था, उपासना करना शुरू कर दिया था। अभी हम पर बात करना हम शुरू करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में संविधान सभा का सबसे पहला प्रस्ताव जो किसने रखा था, एम एन रॉय ने, एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहला प्रस्ताव एक कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने पुट फॉरवर्ड किया था, एम एन रॉय के द्वारा इसको पुट फॉरवर्ड किया गया था। ऑफिशियली कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन को अपनी डिमांड कब बनाया, 1935 से, ये ध्यान रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ये कहा गया था कि प्राइमरीली भारत के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना कर सकते हैं और भारत के संविधान बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, ये कहा गया था। लेकिन इसमें फिर एक कैच था कि प्राइमरीली इंडियंस यानी कुछ ब्रिटिशर्स भी भारत का संविधान बनाने में शामिल हो सकते थे, ऐसा अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। हालांकि अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट होता है और फिर भारत छोड़ो आंदोलन किया जाता है। क्रिप्स मिशन भी फेलियर होता है एक तरीके से। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी या फिर जो संविधान निर्मात्री कोई भी संस्था बनेगी वो सोलली उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो वर्ड सोलली और प्राइमरली ये दोनों का फर्क था। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि ज़्यादातर लोग भारतीय रहेंगे संविधान निर्मात्री समिति में, लेकिन क्रिप्स मिशन में ये तक कह दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग अपना संविधान बना सकते हैं। हालांकि प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन की बात किसमें कही गई थी, कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किया गया था और फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस आर्टिकल मतलब किस कह सकते हैं कानून के तहत बनी थी, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था उसके सेक्शन 8 के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सृजन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक होती है 8 दिसंबर 1946 को और जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया जाता था। फ्रांसीसी पद्धति के अनुसार जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होगा वो प्रोविजनल प्रेसिडेंट होता है पहले सेशन में। तो पहली इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को असेंबली के ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको प्रोविजनल प्रेसिडेंट यहाँ पे चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को फिर परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था अगले सेशन से और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे वी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी। वी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी।
उसके बाद असेंबली के सेक्रेटरी जनरल चुने गए थे HVR अयंगर, और चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी। डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, और पॉपुलर उनको मोनिकर मिला था फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। BN राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर। अभी UPPCS के द्वारा एक एग्रीकल्चर सर्विसेज का पेपर हुआ था, एग्री सर्विसेज के पेपर में एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल में कि कौन लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कितना समय लगा था इस संविधान को बनाने में, BPSC 68 में पूछा गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर 11 सेशंस आफ्टर रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अप्रॉक्सिमेटली 60 कंट्रीज। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिबेटेड फॉर 114 डेज। 64 लाख रुपए का यहाँ पे खर्चा आया था। कैलीग्राफर कौन थे ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और 5 मेंबर मुस्लिम लीग के जो शामिल किए गए थे इंटरिम गवर्नमेंट के रिफॉर्मेशन के बाद, पहले नहीं शामिल किया गया था जब इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस की गई थी, बाद में रिस्ट्रक्चर की गई थी इंटरिम गवर्नमेंट अगले महीने अक्टूबर में। तो ये लोग जो है शामिल किए गए थे मुस्लिम लीग के। जोगेंद्र मंडल ये शामिल हुए थे, लॉ मिनिस्टर इनको बनाया गया था। फिर गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्ट्री इन्होंने संभाली थी। लियाकत अली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने संभाला। फिर आई चौधरीगर ये कॉमर्स के बने थे मंत्री। और फिर अब्दुर्रब निश्चर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कम्युनिकेशन का इनको पोर्टफोलियो दिया गया था। मेजर माइनर कमिटीज कई सारी बनी थी। मेजर कमिटीज को एटलीस्ट हम लोग देख लेंगे एक बार, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल मैचिंग में आ सकता है, और इस बार बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है ये। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार पटेल। द कमेटी हैड फॉलोइंग सब कमिटीज। तो ये फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें 5 सब कमेटी थी। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी JB कृपलानी ने अध्यक्षता की। माइनॉरिटी सब कमेटी की HC मुखर्जी ने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ट्राइबल एरियाज असम एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बरदोलोई ने की थी। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोस ऑफ असम सब कमेटी AV ठक्कर। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। द मेंबर्स ऑफ कमेटी वर खान अब्दुल गफ्फार खान, खाम अब्दुल समाद खान, मेहर चंद खन्ना। चेयरपर्सन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। स्टेट्स कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विद स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रख सकते हैं, ये हिंदी माध्यम में भी दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए एक बार। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग हमारे एग्जाम में क्या क्या आ चुका है जो हमने पढ़ा। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इसका गठन किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो इसका गठन किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था? तो संविधान सभा का विचार दिया था यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना ने। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही है, कैबिनेट मिशन प्लान ने। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब कितनी पॉपुलेशन पर एक प्रतिनिधि होना था यहाँ पर किसी प्रोविंस से? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि नियुक्त होना था, मतलब उसको चुना जाना था। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। संविधान सभा का पहला सत्र हम डिस्कस कर चुके हैं 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट वाले, और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। या पहले सेशन में अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर C। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। फिर रिस्ट्रक्चर इसको किया गया था अक्टूबर 1946 में, ठीक है, जब मुस्लिम लीग के मेंबर्स को जोड़ा गया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। इसमें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता की थी आचार्य JB कृपलानी ने। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही है, आचार्य JB कृपलानी। हिमालय जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कई बार इसमें जो इनका कंटिन्यूएशन है, जो इनका क्रम है, इसमें कंफ्यूजन होता है। डिवीजन ऑफ हिमालय जो किया गया है उसमें उसको शिवालिक या आउटर हिमालय कहा गया है। सबसे जो आप कह सकते हैं सदर्न साइड है, आप ऐसे मानिए कि जैसे हम ये मैप अगर देखते हैं इस तरीके से, तो सबसे आखिरी वाली रेंज जो है उसको आप शिवालिक मानिए, ठीक है। तो शिवालिक जो है सबसे आखिरी वाला हिस्सा, इसके ऊपर मिडिल या फिर लेसर हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर ट्रांस हिमालय है, इसको तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है, फिर ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल है,
जो चेन ऑफ हिल्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो हिमालय का एक्सटेंशन है वो। ये इस तरीके से आप जो फिगर देख रहे हैं इससे अच्छे समझ में आएगा। ये आपका जो है इंडस गंगा का प्लेन रीजन हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड ये सब आता है। फिर आपका शिवालिक हो गया, थोड़ा सा नेपाल साइड हम जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो आपका मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय से ऊपर यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय से ऊपर जाएंगे अगर नॉर्थ में तो आपका लद्दाख हिमालय है। फिर जो है कैलाश रेंज है, फिर तिब्बत प्लेट्यू है, और फिर है यहाँ पे कुनलुन स्लॉप। कुनलुन स्लॉप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कुनलुन माउंटेन्स। तो ये जो क्रम है हमने यहाँ से बताया है, नॉर्थ से मतलब साउथ से नॉर्थ जाते हुए ऊपर, ये क्रम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सी लेवल से अगर मेजर करें तो सबसे ज़्यादा पीक, सबसे ज़्यादा ऊंची किसकी होगी? ग्रेटर हिमालय की। और जो ईस्ट वेस्ट डिवीजन है हिमालय का, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हिमालय इंदुस और सतलज रिवर के बीच में पड़ता है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। पंजाब हिमालय लाइज बिटवीन सतलज एंड इंदुस रिवर। देन नेपाल हिमालय लाइज बिटवीन काली एंड कोसी रिवर। नेपाल हिमालय लाइज बिटवीन काली एंड कोसी रिवर। कुमाऊं हिमालय लाइज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय है। फिर सिक्किम हिमालय कोसी और तीस्ता रिवर के बीच है, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच है। ये ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है, आरओ में पूछा भी जा चुका है। शिवालिक या आउटर हिमालय की अगर हम बात करें तो शिवालिक या आउटर हिमालय इज फाउंड बाय accumulation ऑफ फॉसिलिफेरस सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिलिफेरस सेडिमेंट्री रॉक्स के मतलब एग्रीगेट से बनकर के बना है शिवालिक हिमालय। और कॉन्ग्लोमेरेट में क्या क्या आता है? ग्रेवल, स्टोन, डेब्री, ये सब आता है। इसके जमाव से शिवालिक का निर्माण हुआ है। शिवालिक का एक इंपॉर्टेंट फीचर, यहाँ पर दून या दुआर देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न साइड इनको दुआर बोला जाता है और वेस्टर्न साइड इनको दून बोला जाता है। दून जो फॉर्मेशन है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच के हिस्से में देखने को मिलता है। शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच का जो हिस्सा है इसको दून हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दून ये बनते हैं। दून आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में देखने को मिलते हैं, और हरियाणा रीजन में भी कुछ दून आपको देखने को मिलते हैं। हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड में ये दून फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली डिपोजिशन बाय रिवर, यानी कि रिवर जब तेजी से बह जाती है और पीछे जो ये अवसाद यानी एलुवियम छोड़ जाती है, तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वैली का फॉर्म ले लेता है। इसी को हम लोग दून बोलते हैं। तो दून या फिर दुआर फॉर्मेशन होता है रिवर से। रिवर के कोर्स एलुवियम के डिपोजिशन से होता है। और नॉन कंटिन्यूअस है ये शिवालिक रेंज, मतलब पूरा एक सा नहीं है, बीच बीच में जो है गैप आपको देखने को मिलता है माउंटेन्स के बीच, और स्टीपर स्लोप्स हैं साउथ के टुवर्ड्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेसर और मिडिल हिमालय के फीचर्स के बारे में बात करें तो मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें कई सारे रिजॉर्ट वगैरह बनाए गए हैं। हिमालयन हिल रिजॉर्ट जैसे मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सब किस में आते हैं? लेसर या मिडिल हिमालय में आते हैं। इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ लेसर हिमालय यहाँ पर दी हुई है, इसको देखिएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है जो है पीर पांजाल। पीर पांजाल रीजन मतलब पीर पांजाल रेंज जम्मू कश्मीर इसमें आता है। एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ चुका है कि वैली ऑफ कश्मीर ये जस्कर और पीर पांजाल रेंज के बीच पड़ती है, जैसे मैप में भी देख सकते हैं। ये जस्कर रेंज जा रही है, ठीक है, ये जस्कर रेंज जा रही है, और ये जा रही है पीर पंजाल। ठीक है, इसके बीच में जो हिस्सा पड़ रहा है, ये हिस्सा, ये है वैली ऑफ कश्मीर। ये है वैली ऑफ कश्मीर, जस्कर और पीर पांजाल रेंज के बीच पड़ती है वैली ऑफ कश्मीर। इसके बाद धौलाधर रेंज ये हिमाचल प्रदेश में, मसूरी रेंज और नाग टिब्बा रेंज ये उत्तराखंड में, और महाभारत लेक ये नेपाल में पड़ता है। महाभारत रेंज इसको हम लोग कह सकते हैं। और फिर ग्रेट हिमालय के बारे में बात करेंगे। ग्रेट हिमालय में आपको डीप गॉर्जेस देखने को मिलते हैं। टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इसमें पाई जाती है, जैसे कि जो है माउंट एवरेस्ट इसमें पाया जाता है। फिर इनर हिमालय या हिमाद्री भी इसको बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय को, ये ध्यान रख सकते हैं। ग्रेटर हिमालय सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, जैसे इसमें ग्रेनाइट, नीस और लाइमस्टोन भी पाया जाता है। तो मतलब इसमें मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइन रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, पासेस जो ग्रेटर हिमालय में जम्मू कश्मीर में बोरजिल पास है, जोजिला पास, बोरजिल जोजिला ये जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, और हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला और सिपकिला पास ये हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में थांगला पास, नीति पास और लिपुलेख पास ये उत्तराखंड में, सिक्किम में नाथुला पास और जिलेपला पास, ये ध्यान रख सकते हैं।
अब ट्रांस हिमालयास के बारे में बात करें तो माउंट K2 ये ट्रांस हिमालय का भाग है, और ज़स्कार, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम रेंजेस, ये रेंजेस देखने को मिलती है ट्रांस हिमालय में, और नंगा पर्वत भी जो है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यूपीपीएससी 2019 में ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, इसको देख लीजिए एक बार। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, ये लिखा हुआ है, जबकि इसमें जो है ये सही है। इसको फाइनल कुंजी में सही माना गया था। जो मतलब ग्रेटर हिमालय है उसमें फॉसिल नहीं पाया जाता है, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, लेकिन फॉसिल नहीं पाया जाता है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, ये सही। और बाह्य हिमालय यानी शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ये भी सही है। ये सही है क्योंकि इससे कई सारे साइट्स जो है शिवालिक रेंज में आते हैं जहाँ से मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। 1, 2 एंड 3 ऑल करेक्ट, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इकोनॉमी सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी भी कर्व में आप ये समझेंगे कि उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लॉरेंस कर्व डेवलप्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नेम्ड मार्क्स लॉरेंस इन 1905। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी या वेल्थ इनइक्वालिटी को दिखाता है ये ग्राफ, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इनकम इनइक्वालिटी या वेल्थ इनइक्वालिटी को डिनोट करता है। इट इज यूज्ड टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी अक्रॉस पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में कितनी इनकम इनइक्वालिटी इसको मेजर करता है। तो जहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे क्या दिखाते हैं? एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, या फिर सिंपली परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आप लिख सकते हैं। और वाई एक्सिस पर दिखाते हैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, या फिर परसेंटेज ऑफ इनकम आप लिख सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसमें इस तरीके से दिखाया जाता है। जो सीधी लाइन जो खींची जाती है इसको 45 डिग्री लाइन बोलते हैं, जो यहाँ पर इस तरीके से खींच दी गई है, इसको 45 डिग्री लाइन बोलते हैं। 45 डिग्री लाइन, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी भी इसको बोला जाता है, यानी परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन है। अगर ये लाइन सीधी रहती है तो इसका मतलब सभी के पास इक्वल शेयर है, लेकिन ऐसा होता नहीं आइडियल कंडीशन में। ये कर्व होता है, इसी को लॉरेंस कर्व बोलते हैं। ये होता है लॉरेंस कर्व, क्योंकि इसमें जो देखने को मिलता है किसी के पास ज़्यादा शेयर होता है इनकम का, किसी के पास कम होता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में। मतलब कोई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास कम होता है, तो यही लॉरेंस कर्व शो करता है। अब गिनी कोफिशिएंट कैसे लॉरेंस कर्व से निकालते हैं, आप देखेंगे कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है डेविएशन, यही होता है गिनी कोफिशिएंट। इसको हम अगर एरिया को शेड कर दें इस तरीके से, ये जो हिस्सा हम लोग भर दें इस तरीके का, इससे यही होता है गिनी कोफिशिएंट। इसको इस तरीके से नीचे दिखलाया गया है। गिनी कोफिशिएंट अगर लॉरेंस कर्व से आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये शेडेड रीजन जो है इसका मान निकालना पड़ेगा। शेडेड रीजन ये कैसे निकलेगा? गिनी कोफिशिएंट निकालने के लिए जो शेडेड एरिया ए है इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। टोटल एरिया जो इस पूरे ट्राइंगल का है BCD, इसको हम लोग इस मतलब जो टोटल एरिया ए है इससे डिवाइड कर देंगे BCD को, तो हमारा गिनी कोफिशिएंट यहाँ पे निकल आएगा। तो इन समरी हम लोग क्या कह सकते हैं कि लॉरेंस कर्व हो चाहे गिनी कोफिशिएंट, ये क्या हमको निकाल करके देता है? निकाल करके देता है इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी निकाल करके ये देते हैं लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट। इसमें से गिनी कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? शेडेड रीजन का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, इससे जो है गिनी कोफिशिएंट निकल आता है। लैफर कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। लैफर कर्व इज अ कर्व डिपिक्टिंग द रिलेशंस बिटवीन टैक्स रेट्स एंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द थ्योरी बाय इकोनॉमिस्ट आर्थर लेफर। आर्थर लेफर एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1974 में थ्योरी दी थी। टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट वेरिंग डिपेंडिंग ऑन टैक्स रेट। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या रहता है? एक्स एक्सिस में यहाँ पर रहता है टैक्स रेट, यानी कि जिस दर पर कर लगाया जाता है परसेंटेज में, और फिर होता है टैक्स रेवेन्यू जो सरकार रिसीव करती है। तो ये मतलब ये आर्थर लेफर का कहना है कि अगर टैक्स रेट बहुत कम होगा तो टैक्स कलेक्शन कम होगा, अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होगा तो टैक्स कलेक्शन फिर कम हो जाएगा। तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ टैक्स रेट यहाँ पे गवर्नमेंट को मेंटेन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है लोअर टैक्स रेट लीड टू लोअर टैक्स कलेक्शन, अ हायर टैक्स एट अ हायर रेट ऑफ टैक्स देयर इज अ हाई टैक्स इवेशन एंड टैक्स रेवेन्यूज लो। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर कर लगा रही सरकार तो क्या होता है कि लोग टैक्स देने से बचते हैं, कर चोरी करते हैं, तो उससे जो है अच्छा नहीं होता है टैक्स कलेक्शन। अगर टैक्स रेट बहुत कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स रेट ही कम है तो कलेक्शन कम होता है। तो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लेवल अचीव करना होता है, यानी ऑप्टिमम टैक्स रेट ऐसा सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे
लोग जो है कर देने से बचें भी ना, और टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का बहुत कम ना रहे। तो ऑप्टिमल रेट ऑफ टैक्स जो अचीव किया जाता है, जहाँ पर टैक्स इवेजन भी ना हो और रेवेन्यू भी बहुत कम ना हो सरकार का, उसको हम लोग बोलते हैं ये ऑप्टिमम टैक्स रेट। तो लैफर कर्व क्या रिलेशनशिप दिखाता है टैक्स रेट का, टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, ये दिखाता है। इनका कहने का क्या आशय है, ये कहते हैं कि अगर टैक्स रेट जो है बढ़ता जाता है, टैक्स रेट जो है इस तरीके से बढ़ रहा है, तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता जाता है साथ साथ इस तरीके से। ये जैसे उल्टा यू बना हुआ है, इस तरीके से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर एक समय के बाद अगर टैक्स रेट सरकार बढ़ाएगी तो फिर वो घटने लगता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि टैक्स रेट सरकार को बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं रखना चाहिए, इस लेवल पे रखना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पे। तो टैक्स रेट यहाँ पर ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए कि मतलब इतना भी ज़्यादा ना रहे कि सरकार का रेवेन्यू कम हो जाए क्योंकि लोग टैक्स दे ही नहीं रहे हैं, और इतना भी कम ना रहे टैक्स रेट की, चाहे जितना रेवेन्यू कलेक्शन हो, टैक्स रेवेन्यू बढ़ करके मिले ना सरकार को। कुजनेट्स कर्व ये इन्वायरमेंट और इनइक्वालिटी दोनों पे दिया गया था। अब इनइक्वालिटी वाले कर्व को पहले देख लेते हैं हम लोग। इनइक्वालिटी वाला जो कर्व है, इसमें एक्स एक्सिस पे रखते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम को। एक्स एक्सिस पे आ जाएगा पर कैपिटा इनकम और वाई एक्सिस पे आ जाएगा इनकम इनइक्वालिटी। इसका कहने का मतलब है कि जितना लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उतनी ही इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी डेवलपिंग इकोनॉमी में, और एक थ्रेशोल्ड लेवल के आने के बाद जो है वो इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, और फिर वहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी कम होती जाएगी। जैसे हम इंडिया के केस में कह रहे हैं, इंडिया के केस में हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर इनकम इनइक्वालिटी की बात की जाती है कि ज़्यादातर वेल्थ कुछ ही व्यक्तियों के पास कंसंट्रेटेड है। तो एक समय ऐसा भी आएगा कुछ नेट्स कर्व के हिसाब से कि हम एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच चुके होंगे डेवलप्ड कंट्री, जब कभी हम बनेंगे 2047 के आसपास, तो हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी में आ जाएंगे, और फिर इनकम इनइक्वालिटी कम होती जाएगी। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम भी कम होगी लोगों की, और इनकम इनइक्वालिटी भी कम होती जाएगी। ये कहता है कुजनेट्स कर्व ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। कुजनेट्स कर्व ऑफ इन्वायरमेंट भी एक होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, और कुजनेट्स कर्व का जो संबंध होता है वो किस तरीके का दिखता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2019 वाले में, एक सवाल आ चुका है। ये सवाल 2019 के प्रीलिम्स में आ चुका है। इसमें देखिए क्या पूछा गया था कि पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व का आकार किस प्रकार का होता है। तो आकार ये उल्टा यू प्रकार का होता है, उल्टा यू प्रकार का होता है, यानी कि इस तरीके का दिखता है करीब। तो ये यहाँ पे पूछा जा चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये उल्टा यू प्रकार का दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए उल्टा यू बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसको और थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देते हैं। देखिए उल्टा यू दिख रहा है, यही आपसे एग्जाम में पूछा है कि किस तरीके का कर्व दिखता है। ये उल्टा यू प्रकार का दिखता है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पर जैसे रखा इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी पर कैपिटा, इकोनॉमिक ग्रोथ रखा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे रखा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाई एक्सिस पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसका कहने का मतलब है कि जब प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होती है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब आती है तो इन्वायरमेंट की दशा बहुत खराब होती है। जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुआ था, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ग्रो किया था, तो कोल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया था। कोल का कोयला जलाया जाएगा, इंडस्ट्री डेवलप होंगी, स्टील इंडस्ट्री डेवलप होगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर एक ऐसा समय आएगा जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में पूरा तरीके से थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे, और जब पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में डेवलप होगी, यानी कि सर्विस सेक्टर की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे, क्वाटरनरी सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, जब कोयला जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस इंप्रूव भी होती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन लोगों ने बहुत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब बहुत सर्विसेज सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो लगातार कार्बन क्रेडिट और बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और वहाँ पर पोल्यूशन भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में सर्विसेज सेक्टर में इकोनॉमी आती है, तो ऐसा समय आता है कि पर कैपिटा जो ग्रोथ है वो गिरने लगती है, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होने लगता है, इन्वायरमेंट इंप्रूव करता है अपने आप को। तो यही इसमें बताया गया है कि जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में कोई देश कन्वर्ट होता है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस खराब होती हैं। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम होती जाती हैं, सर्विसेज सेक्टर डेवलप होता है, कोई ऐसा सेक्टर डेवलप होता है जिसमें फॉसिल फ्यूल जलाने की जरूरत ना पड़े, तो इन्वायरमेंट इंप्रूव होता है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसा कर्व दिखता है, ये दिखता है उल्टे यू प्रकार का, उल्टा यू इस तरीके का दिखता है कुजनेट्स इन्वायरमेंट कर्व। इन्वायरमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में काफ़ी सारा तो हमने स्टडी किया था पहले भी। इन्वायरमेंट में जो रह गया था बताना कि इन्वायरमेंट एक क्लोज्ड सिस्टम के तरीके काम करता है, यानी अपने रिसोर्सेज इन्वायरमेंट के पास होते हैं। इन्वायरमेंट टेंड्स टू चेंज, इन्वायरमेंट में चेंज होने की संभावना रहती है।
वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों एनवायरनमेंट के पास होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स दोनों होती है एनवायरनमेंट के भीतर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग 5 जून को मनाते हैं। थीम क्या थी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये हमने आपको जून मंथ करंट पे करवाया है। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है अहमदाबाद में, अहमदाबाद। और कब स्टैब्लिश हुआ था? 1984 में। सीएसआईआर का राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी सीएसआईआर नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सीएसआईआर नीरी भी कहा जाता है शॉर्ट में, सीएसआईआर नीरी। ये कहाँ पे? ये है नागपुर में, ध्यान रखिएगा, नागपुर में। एनवायरनमेंट अपने खुद के बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्जाम, ये हुआ था अगस्त मंथ में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय नियोजन और समन्वय की राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? इसमें पूछा गया था। नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ये फॉर्म की गई थी 1972 में, 1972 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 1972। इसके बाद ये कुछ अधिनियम पूछे गए थे पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी, जैव विविधता संबंधित और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, ठीक है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, जिसमें शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम यानी एनजीटी एक्ट 2010 का आया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ध्यान रखिएगा 2002, इसमें बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दी गई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये आया था 1986 में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस तरीके से फैक्ट्स इसमें आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इकोसिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम के बारे में ध्यान रखिएगा। इकोसिस्टम जो टर्म था ये किसने दिया था? टैनस्ले ने, एक ब्रिटिश एनवायरमेंटलिस्ट थे। तो टैनस्ले नामक व्यक्ति ने जो है एक इकोसिस्टम टर्म दिया था सबसे पहले। और लिविंग बींग्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, आपको ध्यान रखना है जो कीवर्ड्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट के साथ जो सराउंडिंग कीवर्ड है उसको अगर आप पकड़ के रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में आप लोग कई बार कंफ्यूज हुए होंगे बचपन में भी और अभी पीसीएस की स्टडीज में। सराउंडिंग जो टर्म है हमेशा एनवायरनमेंट के साथ उसको एसोसिएट करिए। सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास जो है वो पर्यावरण, और पर्यावरण के भीतर जो कार्यात्मक चीजें हो रही हैं जैसे फंक्शनल यूनिट जो है वो इकोसिस्टम है। तो नेचर का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं हम लोग। और इसमें इंटरेक्शन कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन इसके भीतर हो रहा है और इंटरेक्शन इसमें हो रहा है लिविंग बींग्स का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट बेसिकली सराउंडिंग है यानी कि एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के भीतर लिविंग बींग्स जब अपने नॉन लिविंग या फिजिकल एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो है इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम का मतलब है कुछ ना कुछ चीजें उसमें हो रही हैं, जबकि एनवायरनमेंट का संबंध सिर्फ होने से है, एग्जिस्ट करने से है, सराउंडिंग से है। एनवायरनमेंट का ज़्यादातर कंसर्न है अवेलेबिलिटी से, जबकि इकोसिस्टम का कंसर्न है यूटिलाइजेशन से। तो इंटरेक्शन कीवर्ड नहीं बोलिएगा। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बींग्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। टैंसले ने दिया था। इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे लिख दिए हमने, जो भूमिका इकोसिस्टम निभाता है। फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शन है पहला एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो फूड चेन हम लोग स्टडी करेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल स्टडी करेंगे, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हम लोग स्टडी करेंगे जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब। इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम का डेवलपमेंट कैसे होता है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि इकोसिस्टम के भीतर इस तरीके से जो रहने वाले लिविंग बींग्स हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में जो एडजस्टमेंट बिठाते हैं उसको हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। कई बार इसी से सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा नेचुरल कंपोनेंट नहीं है, कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है, ये सब। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर आ जाते हैं जिनको ऑटोट्रॉफ्स या फिर ग्रीन प्लांट बोला जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉफ्स हो गए, कंज्यूमर हो गए, और डिकम्पोजर्स हो गए जिनको सेप्टोट्रॉफ्स बोलते हैं, जिसमें फंजाई बैक्टीरिया आ जाते हैं डिकम्पोजर्स में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन है? तो कनेक्टिंग लिंक जो है ऑटोट्रॉफ्स है, ये ध्यान रखिएगा। कनेक्टिंग लिंक कौन है? ऑटोट्रॉफ्स। क्योंकि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वही यहाँ पर फिजिकल फैक्टर जैसे सनलाइट का यूज करके यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स को उद्भूत करते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। तो ये है। तो ग्रीन प्लांट, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में फिजिकल फीचर्स आ गए, फिजिकल फैक्टर्स जैसे सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया।
आपको एग्जाम पूछा जा चुका है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अर्थ के भीतर जितना भी इकोसिस्टम है बायोस्फीयर के भीतर, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सन। जितना भी एनर्जी आ रहा है इकोसिस्टम के भीतर, वो तरह तरह का फॉर्म चेंज कर रहा है, उसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? सन है, सनलाइट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सॉइल, ये सब। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि यहाँ पे C6H12O6 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। इनके बीच इंटरेक्शन कैसे रहता है फूड चेन और बायोकेमिकल साइकिल्स के माध्यम से, इस सबको हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एक फैक्ट और बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम? लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होगा? लार्जेस्ट इकोसिस्टम वैसे ओशियन है, या फिर आप हाइड्रोस्फीयर लगा सकते हैं, जो भी आपके ऑप्शन में गिवन हो। और अगर हाइड्रोस्फीयर ना दिया हो तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम लगाएंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर दिया होगा या तो हाइड्रोस्फीयर या तो ओशियन दिया होगा, तो वही हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ हो जाएगा। ये ध्यान रख सकते हैं, लार्जेस्ट इकोसिस्टम। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें विशिष्ट और सीमित प्रजातियां ही शामिल होती है। ये सही है। और पर्यावरण में विशिष्ट विशिष्ट प्रजातियां नहीं होती हैं, तो ये भी सही है। लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही, ध्यान रखिएगा। एनवायरनमेंट में कोई फिक्स नंबर ऑफ स्पीसीज या स्पेसिफाइड स्पीसी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और एक क्वेश्चन आपको ये जरूर कंफ्यूज किया होगा, ये इसका इंग्लिश वर्जन में एक क्वेश्चन ये हमने आपसे पूछा था, भारत में संविधान की सर्वोच्च सत्ता है संसद की नहीं? ये सही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये कोट किया है, भारत में संविधान की सर्वोच्च सत्ता है संसद की नहीं, क्योंकि संविधान ही भारत के लोगों को एम्पावर करता है। संसद संविधान की उपज मात्र है, और संविधान के दायरे से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का संविधान संसद ने नहीं बनाया, संविधान सभा ने बनाया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। डे 2 में साइंस सेक्शन से एक बार फिर से हमारे सामने टॉपिक है विटामिन, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं इसके क्या क्या केमिकल नेम होते हैं, यानी कौन कौन से विटामिन को केमिकली या फिर साइंटिफिकली क्या क्या कहा जाता है, रासायनिक नाम या फिर वैज्ञानिक नाम। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसकी कमी से भी दिक्कत है, और इसको अगर ज़्यादा मात्रा में शरीर ने ले लिया तो भी दिक्कत है। और ज़्यादा मात्रा में लेने का एक ही कारण हो सकता है कि आपने विटामिन की गोलियाँ ज़्यादा खा ली हों, क्योंकि नॉर्मल कर ऐसे विटामिन की अधिकता होती नहीं है शरीर में। तो कम होने की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं अलग अलग विटामिन के केस में, और सिमिलरली उनकी अधिकता से क्या क्या होता है ये देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कौन कौन से विटामिन के क्या क्या केमिकल नाम होते हैं। यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। एक तरफ विटामिन है, फिर उसके बाद उसकी कमी से होने वाले रोग हैं, यहाँ पे अधिकता की बात नहीं की है फिलहाल, और उसके बाद सोर्सेस है। हालांकि सोर्सेस के बारे में पिछले वाले लेक्चर में इन्फॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है, लेकिन स्टिल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप इसका रिवीजन कर सकें। सबसे पहले है विटामिन ए, जिसको साइंटिफिकली बोला जाता है रेटिनॉल। फिर B1, ये जो विटामिन बी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके कंपोनेंट की बात करते हैं अलग अलग। B1 को बोलते हैं थायमिन। B2 है राइबोफ्लोविन, फ्लेविन। हिंदी इंग्लिश साथ साथ में आप देखते जाइएगा। फिर विटामिन B3, इसके तीन तीन नाम है, एक है नियासिन, दूसरा है निकोटिनिक एसिड, और तीसरा है निकोटिनामाइड। कोई भी नाम आपसे देख के मिलाने के लिए बोल सकता है कि बताइए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो साइंटिफिक नेम है ये क्यों जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि विटामिन और उसके संबंधित रोगों से मैचिंग का क्वेश्चन आता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको विटामिन का नाम सीधे सीधे दे कि ये देखो B1 अब इससे मिलाओ, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उसका साइंटिफिक नेम सीधे सीधे दे रखा होता है। अब आते हैं B4 के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर लोग इतना फोकस नहीं करते हैं क्योंकि बुक्स में मिलता नहीं है और एग्जाम में आज तक आया भी नहीं है, तो इसका नाम है एडिनाइन या एडिनिन बोलते हैं इसको। फिर B5 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटोथिनिक एसिड। फिर B6 है पायरोडॉक्सिन, B7 है बायोटिन, B9 है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की टैबलेट डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किए होंगे कभी ना कभी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नाम है, और ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, वाटर सोल्यूबल विटामिन 2 हैं। B के सारे कंपोनेंट और C, वाटर के साथ BC ना करो, पिछले वाले में बताया था। विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। जब तक शरीर में विटामिन D ना हो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी और सूखा रोग हो जाएगा आपको। विटामिन E है टोकोफेरॉल, और विटामिन K का नाम है नैप्थोक्विनोन या
फिलोक्विनोन, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कोई सा भी आ सकता है। तो ये सारे इसके साइंटिफिक नेम है। अब बात करते हैं किसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से सभी जानते हैं रतौंधी होती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में नहीं दिखता। उसके बाद उससे भी पहले एक चीज़ होती है ज़ेरोप्थेल्मिया। इसमें होता यह है कि आपकी आँख का जो कॉर्निया है वो सूखना चालू हो जाता है, जो आँख का सबसे बाहरी आवरण होता है। अच्छा ये बताइए कि जब कोई मृत्यु के बाद अपनी आँखें दान करता है, मतलब डॉक्टर उसकी आँखों का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो किस चीज़ को बेसिकली ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो वो कॉर्निया को। ठीक, इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो आपका सेल डिवीज़न है वो भी प्रभावित हो जाता है। उसके बाद B1 से बेरी सभी जानते हैं, और जो बॉडी की ग्रोथ है वो भी कई बार रुक जाती है। फिर B2 राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से होता है किलियोसिस, ग्लोस्टिस डर्मेटोसिस यानी स्किन इन्फेक्शन, और कई बार पेट वाले रोग भी हो जाते हैं। उसके बाद B4 की कमी से क्या होता है ये जानना जरूरी नहीं है। B5 की कमी से होता है चर्म रोग, साथ में बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? B5 की कमी से। एक चीज़ और याद रखिए, B5 की कमी से मंद बुद्धि के लक्षण भी सामने आ सकते हैं। उसके बाद B6 है रक्त छीणता यानी अनीमिया। तो अनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये B6 की कमी से भी होगा, C की कमी से भी होगा, और आगे B12 की कमी से भी होगा। तो तीनों के रीज़न अलग अलग होते हैं, आपको इसी वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। साथ में अगर आपकी बॉडी में B6 की कमी है तो मांसपेशियाँ आपकी जल्दी ऐंठने लग सकती हैं। उसके बाद B7 बाल झड़ने चालू हो जाते हैं। अगर किसी के बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो हो सकता है उसको B7 की कमी हो। फिर B9, इससे भी अनीमिया होता है, और इसका भी अलग रीज़न है। जब आपकी आंतें खराब होती हैं तो फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो उसकी टैबलेट दी जाती है। फिर B12, इससे जो अनीमिया होता है उसे कहते हैं पेरिनीशियस अनीमिया। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इससे आगे जाके पांडु रोग होता है। तो पांडु रोग जो कि महाराज पांडु को हुआ था, अगर आपने महाभारत देखी हो तो आपको पता होगा, इसके पीछे कहीं ना कहीं विटामिन B12 का रोल होता है, क्योंकि पेरिनीशियस अनीमिया से होता है ये। साथ में नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाता है। C की वजह से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। D की कमी की वजह से रिकेट्स यानी सूखा रोग, ऑस्टोमलेशिया यानी हड्डियों का कमज़ोर होना। विटामिन E की कमी से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि पेरेंट बनने में दिक्कत होती है, और महिलाओं में इस चीज़ की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर विटामिन K की कमी अगर आपके शरीर में है तो रक्त का थक्का उतनी जल्दी नहीं जमेगा, यानी कि चोट लगेगी, खून उतनी जल्दी बंद नहीं होगा। सोर्सेज के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और वैसे भी लंबा वीडियो आप ज़्यादा देखते कहाँ हो? कहते हो कि 1 करोड़ पेज का मटीरियल रहता है, 100 घंटे के वीडियो होते हैं। अब बताइए ज़रा कब हमने 100 घंटे का वीडियो दे दिया? तो इन सब में नहीं पढ़ते हैं, सीधे रिवीजन पर फोकस करते हैं। अब इसके बाद जैसा कि हमने बात की कि विटामिन अगर ज़्यादा हो जाएगा शरीर में, और वो ज़्यादा करके विटामिन की गोलियाँ ज़्यादा खाने की वजह से होता है, तो कौन सा विटामिन ज़्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा? चलिए बात करते हैं। विटामिन A की अधिकता की वजह से बाल झड़ सकते हैं। अच्छा, बाल किस विटामिन की कमी की वजह से झड़ते हैं? तो वो है B7। भूख में कमी आ सकती है, साथ में पेट दर्द भी हो सकता है। विटामिन C अगर ज़्यादा ले लिया तो पेट में दर्द डेफिनेटली होगा, डायरिया हो सकता है, लूज मोशन वगैरह, किडनी स्टोन तक इवन हो सकते हैं। विटामिन D अगर ज़्यादा खा लिया तो पल्स रेट यानी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, किडनी डैमेज होने की शुरुआत हो जाएगी, उल्टी होगी, डायरिया होगा, साथ में आंखें भी सूज सकती हैं और खुजली की शुरुआत हो सकती है। तो विटामिन D की गोलियां सोच समझ के खाइए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद में। उसके बाद विटामिन E की कमी की वजह से, जैसा कि हमने पहले बात की कि पेरेंट बनने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर इसकी गोलियां ज़्यादा खा ली तो भी प्रजनन से संबंधित विकार आ सकते हैं। और वो कैसे? क्योंकि बर्थ के बाद जो बच्चा होगा उसमें दिक्कत आ जाएगी अगर E की गोलियां ज़्यादा खा ली तो प्रेगनेंसी के टाइम पे। साथ में सर दर्द भी हो सकता है उससे पहले, और चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अधिकता पर उतना फोकस नहीं भी करें तो कम से कम कमी वाली जो चीज़ें हैं वो हर एक विटामिन की आपको पता होनी चाहिए। B12 की कमी से जो पेरिनीशियस अनीमिया होता है वो इसलिए होता है क्योंकि RBC फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है ना RBC फॉर्मेशन के लिए, तो वो मिल नहीं पाता B12 की कमी से। उसके पहले C की कमी से जो अनीमिया होता है वो इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन को डेवलप होने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है, और वो मिल नहीं पाता C की कमी की वजह से। फिर B9 की वजह से जो अनीमिया होगा वो क्यों होगा? क्योंकि आंत जो है ये फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो अलग से टेबलेट डॉक्टर देते हैं। तो ये तो थी आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर द रिवीजन पर्पस। इसके बाद सीधे मूव करेंगे MCQ के ऊपर। तो सबसे पहला है कि विटामिन A की अगर कमी है तो शुरुआती लक्षण उसका क्या होगा? तो कंजक्टिवा जो है ये सूखना चालू हो जाएगा। तो ऑप्शन A। रतौंधी की बात तो बाद में आएगी, और वो तब आती है जब लीवर सही से विटामिन A प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। खैर 103 नंबर है, ये 103 इसलिए क्योंकि ये हमारी कंपाइलेशन से है जो PYQ की होती है। तो फैट सोल्यूबल कौन से हैं? देखिए BC तो पानी करता है, यानी कि ये दोनों वाटर सोल्यूबल हैं। इसके अलावा जो कीड़ा है यानी ADEK, तो कीड़ा मोटा होता है तो ADEK, C ऑप्शन। ये सेम क्वेश्चन आप हिंदी में भी देख सकते हो। उसके बाद है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है सही से, तो गलत ऑप्शन जो है वो चुनना है। बेरी थाइमिन यानी B1 की कमी की वजह से, पेलाग्रा नियासिन
यानी B3 की कमी की वजह से स्कर्वी एस्कॉर्बिक एसिड जो कि है विटामिन सी। तो बाय डिफ़ॉल्ट डी यहाँ से करेक्ट हो गया, क्योंकि पायरिडॉक्सिन में हमने अनीमिया और मांसपेशियों का ऐठन देखा था, लेकिन ये चीज़ नहीं देखी थी। ये लीजिए आप सेम क्वेश्चन हिंदी में। तो जो हमारी अप्रोच यहाँ पे है ना MCQ सॉल्व करने की, ये आप डेवलप कर सकते हो हमारे पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लगा के। पेड क्विज का सिर्फ एक अलग से ग्रुप चलता है, वो परचेस कर सकते हो लास्ट टाइम के लिए, और या फिर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, यानी हमारे ऐप में अटेम्प्ट करने के लिए। वहाँ पे आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि कितने सही कितने गलत, कितनी रैंक आई, वो सब चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप डाउनलोड करके परचेस कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ लक्षण दे रखे हैं और दूसरी तरफ किस किस विटामिन की कमी से वो होता है, ये देख लेते हैं। तो अनीमिया, तो C, B6 या B12 या B9 वो सब तो है नहीं, आयरन है तो सीधे सीधे ये। उसके बाद रिकेट्स तो D, तो C का 2, ये देखिए C का 2 ऑप्शन C, ये होती है एग्जाम अप्रोच। अब देखिए बेरी बेरी B1 नाइट ब्लाइंडनेस A, ये देखिए सेम क्वेश्चन आप हिंदी में आराम से पढ़िए, अटेम्प्ट करिए, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद है कि नॉर्मल विजन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो विजन पे प्रभाव किसकी कमी की वजह से पड़ रहा था, ए, तो जाहिर है वही चाहिए। अब ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। फॉलिक एसिड B9, राइबोफ्लोविन B2, नियासिन है B3। ये देखिए सेम क्वेश्चन हिंदी के अंदर। राइबोफ्लेविन की वजह से, यानी उसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो वो है स्कर्वी, क्योंकि राइबोफ्लोविन है B2, और ये किलियोसिस है। सॉरी, यहाँ से वो आंसर नहीं होगा जो अभी बताया था। स्कर्वी तो B1 की कमी की वजह से होता है, जो कि है थाइमिन। ये किलियोसिस, डी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए एक बार फिर से मैचिंग। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको याद हो कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो बीटा कैरोटीन की वजह से उसमें ए आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरोटीन कहीं ना कहीं विटामिन है, तो ए का 2। उसके बाद हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन है, C का 4, तो ए का 2, C का 4, डी ऑप्शन। बाकी कैरेटिन तो नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन है, और पेप्सिन तो एंजाइम है। ये आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन हिंदी मीडियम में। आराम से आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और रिकमेंडेड यही है कि रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो पेन पेपर लेके बैठो। इसके बाद देखिए अगला, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि सनलाइट यानी धूप की प्रेजेंस में जाके बनता है, तो वो है विटामिन डी। अच्छे से समझाया था पिछले वाले वीडियो में। जिन्होंने पिछला नहीं देखा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो देख लीजिए, इसके बाद ही आइए। इसके बाद 84, कौन सा नहीं मैच कर रहा है भाई, तो जो गलत है वो चुनना है। तो डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है, ये सही है। मसूड़े से खून आता है, C की कमी की वजह से। इसे कहते क्या है, तो स्कर्वी कहते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से गाउट नहीं होता। गाउट आपको पता भी है क्या होता है, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना शरीर के अंदर, तो जो पैर के अंगूठे के आसपास की हड्डी है वो फूल जाती है, उस जगह पे सूजन आ जाती है और असहनीय दर्द होता है। बिना इंजेक्शन के मुक्ति नहीं है उसमें, वहाँ की B1 की कमी की वजह से बेरी बेरी। तो कौन सा ऑप्शन निकला, C वाला। इसके बाद है कौन सा नहीं मैच कर रहा है, तो ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस सही, B3 की कमी की वजह से पेलाग्रा, ये भी सही। डी की कमी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस कब से होने लगा, ये तो ए की कमी की वजह से। मतलब कलर ब्लाइंडनेस तो किसी की कमी की वजह से नहीं होता, वो जेनेटिक डिजीज़ है। उसके बारे में किसी और लेक्चर में बात करेंगे। तो ये यहाँ से गलत हो गया। बाकी अनीमिया फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, क्यों होता है ये भी बता चुके हैं। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में। इसके बाद कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वो है B12। हालांकि कुछ रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि विटामिन के भी आंत के बैक्टीरिया बनाते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी, तो फिलहाल B12 मानेंगे। 145 नंबर में है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि आपको हेल्प करता है आपके सपनों को याद रखने में। तो सुबह उठ के बोलते नहीं हम कभी कभी कि सपनों में भूत हमको दौड़ाया था, तो ये सब हमें कैसे याद रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन C। कौन सा सही मैच कर रहा है, तो सही मैच कर रहा है नहीं कर रहा है पहले ये कंफर्म करिए, इसके बाद आइए क्वेश्चन पे। तो B1 रेटिनॉल कब से हो गया, गलत। B2 राइबोफ्लेविन सही, टिक करिए आगे बढ़िए एग्जाम में होते तो। फिलहाल C कैल्सीफिरॉल नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और B6 नियासिन नहीं, पायरिडॉक्सिन होता है। तो नियासिन क्या होता है फिर, चलिए कमेंट करिए आप, हम नहीं बता रहे अब, या तो वीडियो पे पीछे जाइए। 164 में बताना है कौन सा नहीं मैच कर रहा है, तो नियासिन की कमी की वजह से पेलाग्रा ये होता है। थाइमिन B1 बेरी बेरी सही। विटामिन डी रिकेट सही। विटामिन के स्टरलाइजेशन, ये तो अलग ही खेल चल रहा है, ये पता नहीं क्या होता है। तो के की कमी की वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, खून जल्दी बंद नहीं होता। इसके बाद है एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ किसकी कमी की वजह से जो होती है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि ये विटामिन पे इतना लंबा लेक्चर क्यों बनाया जा रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि UPPCS क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो नाइट ब्लाइंडनेस ए का 4, तो टिक करिए आगे बढ़िए। इतना ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कभी कभी एग्जाम में। रिकेट्स D, स्कर्वी C, बेरी बेरी B में भी कौन सा, B1। ये देखिए सेम क्वेश्चन हिंदी में, आराम से आप अटेम्प्ट करिए, कोई जल्दी नहीं है। विटामिन C का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है भाई,
तो ये क्या हो गया, आपने ये तो बताया नहीं कि सी का सबसे अच्छा कौन सा है, बी का सबसे अच्छा कौन सा है, तो कुछ नहीं, एलिमिनेशन से खेलिए। सी के सोर्स में हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, क्या ट्रिक होती है, खट्टे फल, तो कौन सा फल खट्टा नहीं है, कैरेट। कैरेट किसका सोर्स है, विटामिन ए का। सेब भी खट्टा नहीं है, तो खट्टे कौन कौन से हैं, संतरा और आंवला। इनमें से भी कौन ज़्यादा खट्टा है, तो आंवला। टिक करिए, आगे बढ़िए, जितना ज़्यादा खट्टा उतना ज़्यादा विटामिन सी। फिर 70, एक तरफ विटामिन दूसरी तरफ सोर्स, तो B6 राइस ब्रांड इसमें पाया जाता है क्या, तो बिल्कुल। के अल्फाल्फा पाया जाता है बिल्कुल। व्हीट जर्म ऑयल में ई पाया जाता है। लेकिन जो कॉड लीवर ऑयल है ना, इसमें 2 ही विटामिन मिलते हैं, या तो ए या तो डी, B2 नहीं मिलता। तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो बस ये आंसर है। इसके बाद देखिए, ये 2 बार PCS में आया है सवाल कि पॉलिश्ड राइस यानी कि पॉलिश किए हुए चावल अगर खाइएगा तो कौन से रोग का शिकार हो जाएंगे आप, बेरी, जो कि B1 की कमी की वजह से होता है, ए। इसके बाद कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि रक्त के थक्के जमाने में आपकी हेल्प करता है, तो जाहिर सी बात है वो विटामिन के है। अगर आपने ये वाला और इससे पहले वाला लेक्चर देखा हो तो ये वाला सवाल आपके लिए करना बनता है, चैलेंज है आपके लिए। बताइए, 3 स्टेटमेंट है, विटामिन सी आयरन से संबंधित है, डी कैल्शियम से, B12 कोबाल्ट से, तो कौन से सही है कौन से गलत, पहचानिए इन ऑप्शन की मदद से। ये देखिए सेम क्वेश्चन आप हिंदी में, इसको नोट डाउन करिए और कमेंट इसका जरूर करिए, जिनका कमेंट सही होगा उनको हम लोग की तरफ से रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक रिवीजन करते रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।